लक्ष्य उस वक्त तय किए गए थे? लेकिन प्रत्येक जगह में 33% संभव नहीं है। तो कहीं इसे पहाड़ों में अधिक रखा गया, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कम रखा गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में खास मेहमान हैं प्रदेश के वन विभाग के मुखिया, हेड ऑफ फॉरेस्ट, DN पांडे साहब। नमस्कार DN पांडे साहब। नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जो इतनी डाइवर्सिफाइड भौगोलिक स्थितियां हैं, एक तरफ जंगल हैं, एक तरफ रेगिस्तान भी है, माउंटेन्स भी हैं, पूरे वन विभाग के मुखिया के तौर पर और एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? राजस्थान दरअसल एक बहुत रोचक जियोग्राफिक रीजन है। एक तरफ आप यहाँ वर्षा की कमी पाते हैं, दूसरी तरफ आप तापमान की अधिकता पाते हैं। तो इस वर्षा की कमी और तापमान की अधिकता, इसमें अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से अंतर आया है। और ये अंतर आपको प्रदेश की वनस्पति में, प्रदेश में होने वाली खेती में, प्रदेश में खेतों में उगने वाले वृक्षों में, जंगल में उगने वाले वृक्षों में और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। और समाज में जब आप देखते हैं तो लोगों के रहन सहन में उसी प्रकार का एक अंतर दिखता है। उदाहरण के लिए जो चंबल नदी का क्षेत्र है और सघन वनों वाले क्षेत्र हैं, उसमें आप लोगों की आजीविका और लोगों का रहन सहन, वनस्पति, वन्य प्राणी भिन्न हैं। जैसलमेर में आप देखते हैं बिल्कुल भिन्न है। तो एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिसके प्रबंध के लिए आपको अनेक प्रकार के टूल्स और टेक्निक्स उपयोग करने पड़ते हैं। राजस्थान की जैव विविधता, राजस्थान की जो डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसके लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इन सब के मैनेजमेंट के लिए 2010 में वन नीति बनाई गई थी। तो उसमें क्या लक्ष्य उस वक्त तय किए गए थे और उस नीति से अब तक हमें क्या हासिल हुआ है? जो 2010 की वन नीति वन विभाग ने तय की, उस पर टिप्पणी करने के पहले मैं एक आग्रह करूंगा कि जो वन प्रबंध के सिद्धांत हैं या नीतियां हैं या नियम कानून हैं, लेजिस्लेशन हैं, वो उस समय उस समाज की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। क्योंकि राजस्थान में बड़ी लंबी परंपरा रही है वनों के संरक्षण की, वन्य जीव संरक्षण की, तो एक तरफ पारंपरिक ज्ञान था, दूसरी तरफ वैज्ञानिक ज्ञान था। इस सब को समाहित करते हुए 2010 की वन नीति बनी, जिसमें वन नीति के जो लक्ष्य हैं वो दो प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो चूंकि ये विषय जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का कंकरेंट लिस्ट में होने के कारण दोनों के लक्ष्य एक समान दिशा में जब चलते हैं तो वो एक बेहतर दिशा मानी जाती है। तो उदाहरण के लिए जो भारत की पॉलिसी है उनका ये कहना है कि 33% क्षेत्र भारत का जो होगा वो उसमें वन होंगे। लेकिन प्रत्येक जगह में 33% संभव नहीं है। तो कहीं इसे पहाड़ों में अधिक रखा गया, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कम रखा गया। हालांकि वो लक्ष्य बहुत दूर होगा प्राप्त करना, लेकिन इसके बावजूद भी 1995 के बाद राजस्थान के वनों का नेट लॉस नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। 600-700 मिलीमीटर रेनफॉल है मैक्सिमम, 100 मिलीमीटर रेनफॉल भी है आपके ध्यान में। तो उस जगह में नेट लॉस नहीं होना, जिसे फॉरेस्ट ट्रांजिशन कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं, जो क्रियान्वयन है, दोनों और प्रतिबद्धता है उसको दर्शाते हैं। दूसरी बात ये है कि चूँकि 2010 से अभी तक जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ विज्ञान का, वनों के संदर्भ में ज्ञान की उपलब्धता बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ी हैं। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की दिशा में अलग चैलेंजेस हैं, लोगों की आजीविका के संदर्भ में अलग चैलेंजेस हैं। इन सब को समाहित करते हुए राजस्थान सरकार
ने मानस बनाया है कि हम इस नीति को अपडेट करेंगे, नई नीति लाएंगे। जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ट्रेंड राजस्थान में कंटिन्यू कर रहा है वो निरंतर जारी रहेगा। नेट लॉस फॉरेस्ट का नहीं हुआ, ये आपने एक बात कही। यहाँ पर लगातार आपके विभाग की तरफ से और बाकी जो लोकल बॉडीज़ की तरफ से भी पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का, हरियाली बढ़ाने के लगातार प्रयास होते रहते हैं। लेकिन देखने में ये भी आया है सर कि उन पौधों की मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से वो अपेक्षित जो लक्ष्य है उतना हासिल नहीं कर पाते हैं। ये वन विभाग की प्राथमिकता में सदैव रहता है कि हम अधिक से अधिक उत्तरजीविता या सर्वाइवल जिसको आप कह रहे हैं वो हम प्राप्त कर सकें। दक्षिणी राजस्थान में देखते हैं आप तो 60 से 70% सामान्य सर्वाइवल है, वैसे तो 90% तक सर्वाइवल है। वर्स्ट क्षेत्रों में जहां आप देखते हैं, बहुत ख़राब इलाके जिनको मैं कहता हूं बार बार, वहां भी आप 40% सर्वाइवल देखते हैं। अब मैं इसकी एक तुलना करूंगा वैश्विक परिदृश्य से, क्योंकि राजस्थान में ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट हैं और एरिड फॉरेस्ट हैं, लेकिन आज जो है वो विश्व में अपनी तरह का ये बिल्कुल दुरुस्त सर्वाइवल रेट है। पांडे साहब, एक चीज़ और कि आप पहले राजस्थान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में भी रहे हैं और उसके बाद अब वन विभाग में आए हैं। यहाँ पर आकर के एक वन औषधि योजना शुरू की है। हमने देखा कि अभी कोरोना की पहली और दूसरी लहर भी देखी और तीसरी लहर के आने की बहुत जो है संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या वन विभाग इस तीसरी लहर की जो संभावित तीसरी लहर है इसके बीच में एक मजबूत दीवार बन पाएगा वन औषधि योजना के जरिए? घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसको आपको दीर्घकालिक रूप में समझना होगा। मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य से आग्रह करूंगा कि इसमें जो राजस्थान सरकार ने तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के पौधे देना प्रारंभ किया है और आज तक हम करीब 14.5 लाख परिवारों को हम ये पौधे दे चुके हैं। घर घर से मतलब है परिवार परिवार से। तो 2-2 पौधे तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के। तो इसको आपको दीर्घकालिक रूप में समझना होगा कि किस प्रकार से इन पौधों का उपयोग करके स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। तो क्योंकि ये बहुउपयोगी पौधे हैं, कम से कम 75 तरह की बीमारियां हैं जिनके विरुद्ध ये प्रभावी हैं। अगर आप अपने वैद्य की मदद से इन पौधों का युक्तिपूर्वक प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद विभाग की डिस्पेंसरीज सब जगह हैं, उनके वैद्यशालाएँ हैं, उनके माध्यम से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा में मुझे कोई संदेह नहीं है। स्वस्थ राजस्थान की दिशा में राजस्थान सरकार का ये सबसे बड़ा कदम साबित होगा। 1 दशक देखिए आप इसको। दूसरी बात, आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि क्या अब तीसरी लहर में को रोकने में ये पौधे जो आज हम दे रहे हैं ये कारगर होंगे? ये बेहद कठिन प्रश्न है, लेकिन हम केवल पौधे नहीं दे रहे हैं, हम साथ में विचार भी दे रहे हैं। औषधियां तो आपको मिल जाएंगी, एक बार आप मानस तो बनाइए। आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय इसके पक्ष में कोविड-19 के विरुद्ध क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे देश में हुए, आयुष मंत्रालय ने कराया, राजस्थान में हुए और उसके ज़बरदस्त परिणाम मिले। क्योंकि ये पहला वर्ष है, हमें 5 वर्ष तक देना है। 5 वर्ष में प्रत्येक परिवार को 3 बार 8-8 पौधे, मतलब कुल 24 पौधे राजस्थान सरकार देगी, जो हमारी 563 पौधशालाओं में वन विभाग के उगाए जा रहे हैं। तो हम एक विचार भी दे रहे हैं, आयुर्वेद विभाग की मदद से ज्ञान भी दे रहे हैं और पौधे भी दे रहे हैं। ये मेरा आपके माध्यम से पूरे राज्य के प्रत्येक परिवार से ये विशेष निवेदन है। डीएन पांडे साहब से अभी बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2010 में वन नीति बनाई गई थी, तो उसमें क्या लक्ष्य उस वक्त तय किए गए थे? लेकिन प्रत्येक जगह में 33% संभव नहीं है। तो कहीं इसे पहाड़ों में अधिक रखा गया, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कम रखा गया। उस वक्त तय किए गए थे
लेकिन प्रत्येक जगह में 33% संभव नहीं है। तो कहीं इसे पहाड़ों में अधिक रखा गया, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कम रखा गया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पांडे साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कोविड और उसके बाद में उसके साथ में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी महत्व को लेकर। आपने कोविड और आयुर्वेद पर भी अपने रिसर्च पेपर लिखे हैं। आयुर्वेद की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? कोविड-19 की आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा पर प्रोफेसर पद्मश्री रामहर सिंह जी, प्रोफेसर संजीव रस्तोगी और मेरा जो रिसर्च पेपर साझे का है हमारा, वो 23 अप्रैल 2020 को विश्व का जो आयुर्वेद का श्रेष्ठतम जर्नल है उसमें प्रकाशित हुआ और आज अपने विषय में वो सर्वाधिक साइटेड पेपर है। चिकित्सा मेरा विषय नहीं है, ये एक वैद्य का विषय है। हमने जो एक प्राग्मेटिक एक्शन प्लान बनाया था कि देश के सामने इस प्रकार से आगे बढ़ना देश को चाहिए, परिवारों को आगे बढ़ना चाहिए। बाद में जितने क्लिनिकल ट्रायल हुए, हमारी उस वक्त की शोध 100% सत्य सिद्ध होती है। क्लिनिकल ट्रायल चाहे अश्वगंधा पर हो, चाहे कालमेघ पर हो, चाहे तुलसी पर हो या गिलोय पर हो, सभी में ये एंटीवायरल खासकर कोविड-19 के विरुद्ध मजबूत पाए गए हैं। हालांकि मैं सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। हमें आयुर्वेद विभाग के वैद्य के पास जाकर, अपने वैद्य के पास जाकर उसकी मदद से चिकित्सा लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन एक चैलेंज है, मैं उसको इनकरेज नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता। आयुर्वेद में आयुष मंत्रालय ने जो शोध की या उन्होंने जो लोगों को एडवाइजरी जारी की, वो उस वक्त के ज्ञान पर आधारित थी। लेकिन जब हम उसको पीछे मुड़ के देखते हैं, बाद में हुई शोध के प्रकाश में, तो वो भी बिल्कुल मजबूत सिद्ध होती है। तो मेरा सभी से आग्रह होगा कि एक तरफ संहिताओं का प्रमाण है, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस का प्रमाण है और तीसरी तरफ हमारे वैद्यों का अनुभव है। तो ज्ञान की इस त्रिवेणी से हमारे लोगों का स्वास्थ्य और जीवन मजबूत रखा जा सकता है। सर, इंसानी जीवन के बाद अब हम आते हैं वापस वन्य जीव, जंगली जानवरों की तरफ। राजस्थान में वन्य जीवन को लेकर के काफ़ी डाइवर्सिटी है और राजस्थान 9वां ऐसा राज्य है जहां पर 100 से ज़्यादा बाघ हैं। यहाँ पर जो बाघों के हालात हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि रणथंभौर में एक तरफ स्पेस कम पड़ रहा है, उनकी जगह नहीं है, क्षमता से ज़्यादा बाघ हैं। सरिस्का में अभी भी बाघें शिफ्टिंग का इंतज़ार हो रहा है। तो ओवरऑल बाघों को लेकर जो सिनेरियो है उसको एज एन एक्सपर्ट आप किस तरीके से देखते हैं? 3 दशक पहले का विचार कीजिए, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कि बाघ विलुप्त हो जाएंगे। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर खड़ा किया, लंबा निवेश हुआ इसमें। उस निवेश का परिणाम ये है कि आज आप 30-32 साल 35 साल बाद ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाघों की संख्या ज़्यादा हो रही है तो इसका क्या करेंगे आप? सफलता की कहानी है ये बहुत बड़ी, लेकिन हर सफलता अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आती है और उसी चैलेंज की तरफ आपने पॉइंट आउट किया है। राजस्थान पूरी दुनिया में वेस्टर्न मोस्ट लिमिट बनाता है पैंथेरा टाइग्रिस की, टाइगर की। जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट हैं हमारे, वो दुनिया में टाइगर प्रजाति का पश्चिमी सीमा बनाती है। तो सीमा पर होने के बावजूद भी, ये वैश्विक सीमा है, आप देखिए, इसके बाद पश्चिम में आपको टाइगर नहीं मिलेंगे। वैश्विक सीमा में, बॉर्डर में होते हुए आज राजस्थान उन राज्यों में से है जहां टाइगर कंजर्वेशन के दीर्घकालिक सर्वाइवल की, इनके निरंतर रहे आने की एक मजबूत उम्मीद बनती है। चैलेंज जो आपने पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन की बात की, तो जैसे जैसे आप, पहली बात तो यह है कि जब आप अच्छी तरह प्रबंधित करते हैं वन क्षेत्रों को या टाइगर रिजर्व्स को, जब आप वहाँ पर हैबिटेट इम्प्रूव करते हैं तो हैबिटेट के इम्प्रूव होते ही वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहाँ हर्बीवोर्स बढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा एरिया
अधिक टाइगर्स को सपोर्ट कर सकता है। तो एक तो ये इनपुट हुआ जिस कारण से आप देख रहे हैं कि टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है उन क्षेत्रों में। लेकिन ये स्थिति एक समय तक तो रह सकती है, अनंत काल तक नहीं रह सकती। आपको प्रबंध इस प्रकार से करना होगा कि जो आपने हैबिटेट आइलैंड्स को संरक्षित किया, अब उन आइलैंड्स को भी बढ़ाना होगा, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ाना होगा। प्रोटेक्टेड एरिया को आप या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या नेशनल पार्क को खींच तान के नहीं बढ़ा कर सकते, लेकिन 2 सेंचुरीज़ को आप जोड़ सकते हैं कॉरिडोर के जरिए, नए जंगलों में हैबिटेट इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ जैसे चौथा अभी जो टाइगर रिजर्व घोषित किया है जी। रामगढ़ विषधारी को, जी। तो उसको भी के लिए करके क्या ये निश्चित रूप से ये इसी का हिस्सा है। धीरे धीरे आप जो कोर एरियाज़ हैं उसके बाहर आप हैबिटेट इंप्रूव करते हैं, वहाँ डिस्पर्सल होता है एनिमल्स का, फिर उसके बाहर फिर आप कॉरिडोर में बेहतर करते हैं। तो ऐसा करते हुए आप उस पुरानी दिशा में जा रहे हैं जब पूरे देश के वन प्रायः एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये 1-2 पीढ़ी का काम नहीं है, लंबा चलेगा। ये हो सकता है 3-4 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद स्थिति ये हो जब हमारे पूरे वन हम रिगेन कर सके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि राजस्थान सरकार की बड़ी ज़बरदस्त प्रतिबद्धता रही है, राजस्थान के लोगों की ज़बरदस्त प्रतिबद्धता है। झालाना आप देख लीजिए एक उदाहरण। झालाना में एक वक्त था आज से 10 साल पहले जब बहुत कुछ था नहीं यहाँ पर, लेकिन रीवाइल्डिंग किस तरह से हुई कि आज झालाना विश्व में एक ऐसा स्पॉट है जहाँ लेपर्ड का देखना सबसे आसान है। आप टाइगर रिजर्व्स के अंदर जाइए, आपको लेपर्ड देखना बहुत मुश्किल है। आप टाइगर देख सकते हैं बड़े आराम से, बहुत सारे और प्रजातियां देख सकते हैं, लेकिन लेपर्ड देखना बहुत कठिन काम है। झालाना की रिवाइल्डिंग, राज्य की प्रतिबद्धता, वन विभाग का जो इनपुट है, प्रबंधकीय ज्ञान और उस ज्ञान का ज़मीन पर क्रियान्वयन, इसको दर्शाता है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ इस पूरे वन और वन्य जीव प्रबंध को लेकर। अभी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। 2010 में वन नीति बनाई गई थी, तो उस पर क्या लक्ष्य उस वक्त तय किए गए थे? लेकिन प्रत्येक जगह में 33% संभव नहीं है। तो कहीं इसे पहाड़ों में अधिक रखा गया, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कम रखा गया। 1991 में ही तय कर दिया था कि जो ग्रामवासी वृक्षारोपणों में मदद करेंगे, ग्राम वन सुरक्षा और प्रबंध समितियां बनाकर, अगर वहाँ पर वो वृक्षारोपण आप हार्वेस्ट करते हैं, कटान करके दोबारा फिर वृक्षारोपण करते हैं, तो कटान से जो आय मिलेगी उसमें ग्रामवासियों के साथ साझा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आदेश जारी करना एक बात है, इसका क्रियान्वयन होना दूसरी बहुत बड़ी बात है। तो राजस्थान की बहुत सी ऐसी समितियां हैं जहां वृक्षारोपण में कटान हुआ और सरकार और लोगों के मध्य आमदनी का बंटवारा हुआ। लास्ट जो बात आती है वनों के माध्यम से आजीविका की बेहतरी में, वो जब आप वनों की सुरक्षा के लिए निवेश करते हैं या आप वनों की सुरक्षा के लिए दीवारें बनाते हैं या रेस्टोरेशन, प्लांटेशन, अफॉरेस्टेशन जो भी कहें आप, वो करते हैं, या आप जैसे घर घर औषधि योजना के अंतर्गत पौधे उगाकर लोगों को देते हैं, तो इसमें बहुत से लोग हैं जिनकी आजीविका मजबूत होती है मजदूरी के रूप में। तो एक तरफ श्रम के रूप में भी, दूसरी तरफ उत्पादों में साझेदारी के रूप में, तीसरी तरफ उत्पादों को लेकर आने में। तो इन प्रत्येक मसले में राजस्थान में काम हुआ है और बहुत मजबूत काम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम आगे निरंतर जारी रहेगा। और इस सब के बीच में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो आती है वाइल्ड और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। थोड़ा कठोर उत्तर है इसका। मैं राज्य के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा, आपको अब वन्य प्राणियों के साथ रहना सीखना होगा। हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वन्य प्राणियों के साथ सीखना पड़ेगा। ये एक कठोर वास्तविकता है। लेकिन जहाँ तक वन विभाग का प्रश्न है कि वन विभाग क्या कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए,
तो हम वनों के अंदर उत्पादकता को बढ़ाने में जो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट की बात मैंने आपको आग्रह किया, जैसे अगर झालाना बहुत लोगों ने देखा होगा, तो मैं एक उदाहरण दूं कि वहाँ हमने ग्रासलैंड डेवलप किए, हमने हैबिटेट इम्प्रूवमेंट किया, पानी की व्यवस्था की। तो इससे जब अंदर का हैबिटेट बेहतर होता है तो वहाँ वन्य प्राणियों की संख्या में बेहतरी होती है, वहाँ हर्बीवोर्स भी बेहतर होते हैं और कॉर्निवोर्स भी बेहतर होते हैं। तो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का काम तो हम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इस वास्तविकता को हमको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे आप सबके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके उलट हमने अभी ये देखा लॉकडाउन टाइम में जंगलों में कई जगहों पर बहुत अंदर तक घुसाए, बहुत अतिक्रमण किए बेरोक टोक, क्योंकि उस वक्त इस तरह की पाबंदियां और इस तरह की जो विजिलेंस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। तो उन सबसे उस चीज़ों को वापस लेने के लिए कि जंगल को जंगल की ज़मीन वापस मिले, उसके लिए वन विभाग के पास कुछ योजना है? योजना नहीं, 150 से ज़्यादा जगहों से मैं खदेड़ चुके हैं हमारे लोग। आज की स्थिति में मुझे कोई नया कब्जा बच गया हो ऐसा संभव नहीं है। पुराने कब्जों का हटाया जाना एक अलग बात है, उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, उसमें निश्चित रूप से हम लगभग सभी कब्जों के लिए, सभी अतिक्रमणों के लिए मैं कहूँगा, उस दिशा में विभाग पूरे प्रयत्न कर रहा है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया DN पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। 10 में वन नीति बनाई गई थी, तो उसमें क्या लक्ष्य उस वक्त तय किए गए थे? लेकिन प्रत्येक जगह में 33% संभव नहीं है, तो कहीं इसे पहाड़ों में अधिक रखा गया, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कम रखा गया।